गुड इवनिंग क्लास। मैं गौरव आपका स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल छिपी क्लासेस में। जैसे कि मैं कल आपको बोला था कि जो आपका वेकेशनल साइंस एंड कैलकुलेशन वो कंप्लीट हो चुका है। उसी के अंदर आपका एक और टॉपिक आता है, आपका क्या आता है, सॉफ्ट स्किल एंड इंग्लिश कम्युनिकेशन। तो आज ही क्लास में आपको सॉफ्ट स्किल और इसके साथ ही साथ इंग्लिश कम्युनिकेशन के जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपके करने वाले, फिर आज की क्लास में मैं आपको चाहूंगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कराऊं, ठीक है। क्योंकि इससे पहले जो क्लास हुई थी बहुत ही मजेदार थी क्लास, बीसीएस की क्लास थी। उसके 75 क्वेश्चन में करा चुका हूँ, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर आप उसे देख सकते हो। आज की क्लास आपके लिए बहुत शानदार है, क्योंकि आपकी जो बीसीएस की क्लास है यह अंजलि मैम आज लेने वाली है। और एक अच्छे मेथड के थ्रू आपको बताएंगे, इमेज के माध्यम से, और एक बिल्कुल बेस्ट तरीका यूज करके आपको आज की क्लास में बताने वाली है, ठीक है। यानी कि अगला जो आपका 30 मिनट है आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, ओके। अगला जो 30 मिनट है आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो जिसने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दो। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्लास को स्टार्ट करें। देखो सॉफ्ट स्किल जो है ना आपका, ये लाइफ का सबसे बड़ा पार्ट होता है। अभी हम टेक्निकल है नॉन टेक्निकल इस पे कोई बात नहीं है, पर आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो टॉपिक है ना सॉफ्ट स्किल, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। जब भी आप कहीं भी जाओगे, इंटरव्यू में जाओगे चाहे कहीं पे भी जाओगे, तो सॉफ्ट स्किल का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि हमने वो बोलते हैं ना, जब कम्युनिकेशन करते हैं तो कम्युनिकेशन में क्या होता है, आपके बॉडी लैंग्वेज का यानी कि नॉन वर्बल का बहुत बड़ा यूज होता है। क्योंकि जो आपके जो बॉडी लैंग्वेज होता है ना, ये आपके वर्बल कम्युनिकेशन का एक एक सप्लीमेंट्री तरह यूज करते हैं, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज को एक तरह से वर्बल कम्युनिकेशन सप्लीमेंट्री का यूज करते हैं ऐसी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अपने लाइफ को बिल्कुल बेस्ट बनाने के लिए हम सॉफ्ट स्किल का यूज करते हैं। टेक्निकल तो चलो ठीक है, रोजगार के लिए करते हैं, पर सॉफ्ट स्किल ये जीने का रास्ता सिखाता है आपको कि लाइफ में कैसे जीना चाहिए आपको। ओके, क्लियर हो गया। चलो आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लेवल 1 को कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें लेवल 1 में करीब आपके 50 क्वेश्चन है, और लेवल 2 में आपके शायद 25 क्वेश्चन के आसपास है। तो हम स्टार्ट करते हैं लेवल 1 से, और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। Question number one. Which type of dress should be worn for an interview? आपको आप जब इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आपको किस तरह का ड्रेसअप करना है? ऑप्शन नंबर वन क्या है? फॉर्मल। ऑप्शन नंबर टू कैजुअल। ऑप्शन नंबर थ्री ट्रेडिशनल एंड ऑप्शन नंबर फोर नन ऑफ दीज। सी आप जब कहीं पे फॉर्मली किसी इंटरव्यू कैसा एक फॉर्मल थिंग हो गया, तो वहां पर जाने के लिए आपको कैसा ड्रेसअप करना है? फॉर्मल ड्रेसअप करना है। कैजुअल मतलब लाइक आप नॉर्मल मीटिंग एंड ऑल ये सारी चीजें कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ मिल रहे हैं, घर पे हैं, कुछ चीजें कर रहे हैं, तो आपको कैजुअल वेयर करना है। देन ट्रेडिशनल वेयर क्या होता है? जो हम लोग ओकेजनली हमारे जो फेस्टिवल्स ये सब चीज़ें होते हैं उन सब चीज़ों पे वेयर करते थे। नन ऑफ दिस, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये ड्रेसअप तो हमें तो करना ही है। तो जो हम लोग का क्वेश्चन है उसके थ्रू आंसर क्या जा रहा है? फॉर्मल हमें पहन कर जाना है। ओके, और फॉर्मल कैसा होना चाहिए? आप इस इमेज में देख सकते हो कि आपको शर्ट पैंट या ट्राउजर जो भी वो वेयर करना है, देन उसके साथ टाई लेना है, आपके शूज सॉक्स, देन बेल्ट हो गया। एक्सेसरीज में आपका बेल्ट, वॉचेस या फिर आपके जो भी बैग्स हो गए, ये सारी चीजें आपको लेनी है। एकदम प्रॉपर फॉर्मल लुक आपको बनाकर जाना है। ओके, तो यहाँ पे क्लियर हो गया आपको। देखो क्या होता है ना, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो ऐसे नहीं कि देखो यहाँ पे कैजुअल आपका सेकंड ऑप्शन। कैजुअल में क्या होता है, जब नॉर्मली हम यूज करते हैं, यानी कि हम ट्राउजर तो नीचे पहन लेते हैं, ऊपर अगर हम टी शर्ट वगैरह यूज कर लेते हैं। पर ऐसा नहीं, आपको अगर शर्ट पहनना है तो इससे आपको यहाँ पे ट्राउजर पहनना पड़ेगा। ऐसे नहीं आपने यहाँ पे फॉर्मल को अपने नॉन फॉर्मल को दोनों को अपने यूज करके कर लिया, तो ऐसा नहीं होता। ये सब हमारे कैजुअल में आते हैं। कैजुअल में हम फॉर्मल और नॉन फॉर्मल यूज करके हम कैजुअल में यूज कर लेते हैं। तो फॉर्मल का मतलब है जो सिस्टमेटिक तरीका होता है आपका। ट्राउजर हो गया आपके, उसके बाद आपके शर्ट हो गया और टाई हो गया, और उसके बाद जो भी है मैचिंग वाले इस पे। ऐसे नहीं कि आपने जो स्पोर्ट वाले शूज पहन लिए, तो ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर जो भी फॉर्मल में आपके यूनिफॉर्म में आते हैं सभी को आपको ये चीजें पहनना होता है। तो क्लियर हो गया होगा। देखो अगली इमेज यहाँ पे भी आपका मेंशन है कि आपको एक मिक्स होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी पहन के चले गए, जो भी आप पहनना चाहते हो सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने यहाँ पे ट्राउजर पहन लिया, जीन्स पहन लिया, और जीन्स के ऊपर आपने टी शर्ट वगैरह डाल लिया, तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। फॉर्मल में जो भी चीज आती है आपके, ट्राउजर हो गया आपका, उसके बाद आपके शर्ट्स वगैरह आ गए, उसके बाद शूज है, तो ऐसे नहीं कि आपने शूज में वहाँ पे स्पोर्ट्स शूज आपने यूज कर लिया, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ओके, प्रॉपर एक यूनिफॉर्म में आपको जाना है, जो एक सिस्टमेटिक तरीका है। ये आपका कैजुअल हो गया। कैजुअल में आप कुछ भी पहन सकते हो, ठीक है। आप जीन्स के ऊपर आप शर्ट पहन सकते हो, आप टी शर्ट वगैरह यूज कर सकते हो, शूज आप कैसे भी ले सकते हो, स्पोर्ट ले सकते हो, आपके लुक के अकॉर्डिंग। जो आपको लाइफ टाइम में, जब आपने देखा होगा पार्टी वगैरह में चाहे ऐसे करने में, कैसे भी कपड़े पहन के हम चले जाते हैं, ठीक है। वहां पे हम फॉर्मल पे मेन फोकस नहीं करते हैं।
तो मुझे लग रहा है आपको दिक्कत है, यहाँ पे किसी को दिक्कत है नहीं कि फॉर्मल क्या होता है आपका, नॉन फॉर्मल क्या होता है। नॉन फॉर्मल के अगर बारे में बात करें तो फॉर्मल जैसा ही होता है, बस ये होता है कि आपने क्या किया कि सपोज करो आपने ऊपर से नीचे तक यहाँ तक यूनिफॉर्म आपने फॉर्मल पहन लिया, पर शूज आपने क्या किया, फॉर्मल वाले शूज ना पहन के, ब्लैक शूज ना पहनकर आपने क्या किया, स्पोर्ट्स शूज चाहे कुछ एक जो होते हैं ना बिना सॉक्स वाले आते हैं उस टाइप से आपने पहन लिया, तो ये आपके एक तरह से बोल सकते हैं हम कि हमारा किस में आ गया, ये हमारा नॉन फॉर्मल में आ गया। कैजुअल तो आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Question number 2, for men, the color of the socks should be matched with which of the following? Option number 1 trouser, option number 2 shirts, option number 3 shoes and option number 4 tie. आप जो भी ट्राउजर पहन रहे हो, आप जो भी ट्राउजर पहने, जो सॉक्स होती है वो किससे मैच होनी चाहिए? आपके ट्राउजर से मैच होनी चाहिए। आपका शर्ट का और सॉक्स का कोई मैचअप नहीं है, क्योंकि शर्ट आप कैसे अपर टॉर्सो में वेयर करते हैं, बट जो सॉक्स है वो आपके एंकल्स में आने वाला है। ओके, एंड आपका ट्राउजर क्या है, वो उससे एकदम ही कनेक्टेड है। बट शूज, शूज इसलिए नहीं, शूज कैसा आपका आउटर है, और जो सॉक्स है वो इंटरनली हम लोग पहन रहे, पहनने के बाद कैसे ट्राउजर के बाद वो कैसा हाइड हो जाती है आपकी स्किन। देन टाई का एंड शर्ट का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है सॉक्स के साथ। तो ट्राउजर अगर सपोज आपने कोई अलग कलर का सॉक्स पहन लिया ना, आपके ट्राउजर का कलर कुछ अलग है, आपने यहाँ पे जैसे इमेज में कैसा दिख रहा है, ब्लू कलर का ट्राउजर एंड ब्लू कलर का सॉक्स है, बट अगर इसमें आपने कोई स्किन कलर का ले लिया या कुछ अलग तरह के स्टॉकिंग्स या कुछ ले लिए, तो वो कैसा और दिखता है। और दिखने के बाद वो कैसा आपका हाईलाइट होगा। आप जब तक खड़े हैं तब तक तो आपके सॉक्स नहीं दिखते, पर जब आप ऐसे कुछ सिटिंग पोजीशन में है या आप कोई मूवमेंट कर रहे हैं लेग्स का, तो आपके सॉक्स पे कैसा पूरा एम्फेसिस जाता है, पूरा जो रहेगा ना कि पूरा क्रिएशन आपके सॉक्स पे जाने वाला है। तो वो कैसा आपको मेंटेन करके रखना है कि आपका जो सॉक्स का कलर है वो आपके ट्राउजर से मैच होना चाहिए। तो आंसर क्या है यहाँ पे? ट्राउजर्स। सी आप यहाँ पे भी इमेज में देख सकते हो, ये यहाँ पे ट्राउजर का देखो कलर क्या है, ग्रे कलर दिया हुआ है। देन यहाँ पे उन्होंने सॉक्स कैसा पहना है, पोल्का डॉट्स वाले ब्लू कलर के सब पहने हुए हैं। तो उधर पे आप देख रहे हो कुछ अलग लग रहा है, बट आप साइड वाली इमेज में देख रहे हो, मेरे राइट साइड की इमेज में, तो वहाँ पे दोनों कैसा मैच हो रहा है, वहाँ पे ऐसा एकदम इक्वली सिस्टमेटिक दिख रहा है। पर यहाँ पे कैसा लग रहा है, थोड़ा सा ऑड लग रहा है कि उन्होंने शूज अलग है, देन यहाँ पे ट्राउजर अलग है, देन यहाँ पे सॉक्स भी अलग है। तो आपके वो पोल्का डॉट्स है ना, उस पर ज्यादा आपका एम्फेसिस जा रहा है। तो आपको ऐसी चीजें नहीं करनी है, आपको कैसे जो राइट साइड में आपके ट्राउजर और सॉक्स कैसे होने चाहिए, मिक्स होने चाहिए, मैच होने चाहिए। Then question number 3, your workplace should be clean and dash. Option number 1 organized, option number 2 messed up, option number 3 unsafe and option number 4 none of these. आप जहाँ पर काम कर रहे हो, आपका जो एर्गोनॉमिक्स है, आपका जो वर्क प्लेस है, वो कैसा होना चाहिए? साफ होना चाहिए और कैसा ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड मतलब कैसा है कि सारी चीजें आपका, हम जो 5S यूज करते हैं, वो 5S किस लिए यूज करते हैं? वो वर्क प्लेस या हमारी जो भी चीजें उसको मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं। अगर आपका वर्क प्लेस मेस्ड अप है तो वहाँ पे कोई भी एक्सीडेंट के चांसेस हो सकते हैं। अभी आपने कोई भी चेयर यहाँ वहाँ रखी है तो कोई चलते चलते गिर सकता है, कोई यहाँ पे देखा नहीं। देन अनसेफ, अगर आपका वर्क प्लेस अनसेफ रहेगा तो कोई भी काम करने के लिए रेडी नहीं होगा वहाँ पर। तो आपको कैसे सारी चीजें एकदम मेंटेन करके रखनी है। देखो यहाँ पर कैसे दिया हुआ है कि यहाँ पे जो भी डेस्क है वहाँ पे चेयर्स कैसे अरेंज किया हुआ है, ड्रॉर कैसे अरेंज किया हुआ है। देन वहाँ पे जितनी भी जगह स्पेस बची हुई है उन सब जगहों पे भी एक प्रॉपर स्पेस दिया गया है लोगों को वॉकिंग के लिए। देन जो भी पोल्स है उन सब जगह से थोड़ा दूर दूर रखा है सारी चीजें। तो वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए आपकी चीजें। सो इसका आंसर ऑर्गेनाइज्ड होगा। Then question number 4, we should to dash cut our nails. Option number 1 regularly, option number 2 never, option number 3 rarely and option number 4 none of these. आपको आपके नाखून कैसे रखने चाहिए, कैसे काटना चाहिए, कैसे मेंटेन करना चाहिए आपके नेल से? आप अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे, सपोज आप कोई मैन हो, वुमेन्स कैसे आप अपने नेल्स को थोड़ा बहुत मेंटेन कर लेती है मैनिक्योर करके, तो वो थोड़ा सा अच्छे से नेल पेंट लगा के वो थोड़ा सा कैसे मेंटेन कर लेती हैं। बट अगर मैन है और मैन ने अगर अपने जो नेल्स है वो कभी कट ही नहीं किए, या जब मन कर रहा है तब उन्होंने रेयरली ऐसा कभी कट कर लिया है, तो आप मीटिंग के टाइम पे या इंटरव्यू के टाइम पे ना लोग आपको नोटिस करते कि आपने खुद का हाइजीन कैसे मेंटेन किया हुआ है।
तो हमें जो हमारे नेल्स है वो रेगुलरली कट करने चाहिए, एकदम प्रॉपर अच्छे से कट करनी चाहिए और एकदम अंदर तक नहीं कट करनी चाहिए कि आपको पेन, देखो यहाँ पर कैसे इमेज में दिया हुआ है कि उन्होंने एकदम प्रॉपरली अच्छे से कट किया हुआ है। आपके नेल से कभी किसी को ना स्क्रैच नहीं होना चाहिए या खुद को भी नहीं होना चाहिए, तो हम लोग को नेल्स कैसे रेगुलरली कट करना है। तो यहाँ पे सभी क्लियर हो गया होगा। देखो सीबीएसई बोर्ड वाली लड़कियां जो होती है, आपने देखा होगा क्लास में भी आती हैं तो क्या करती है, प्रॉपर काट के आती हैं। पर आपने देखा होगा जो बोर्ड वाले होते हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले के अलावा जो स्टेट बोर्ड वाले होते हैं, लड़कियां जो होती हैं, वहां पर मेन फोकस नहीं करती है। वहां पे नाखून बड़े हैं छोड़ देती है, ऐसी है चली जाती है। पर सीबीएसई बोर्ड वाली लड़कियां क्या करती है, पूरा प्रॉपर ऐसे नाखून काट के आती है। पर यहाँ पे अभी सीबीएसई की बोर्ड की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है आपके इंटरव्यू का। जब आपने एक तरह से सीआईटीएस कंप्लीट कर लिया है, फिर हम ये बोल सकते हैं कि आपने क्या किया, एजुकेशन लाइफ आपकी खत्म हो चुकी है, ठीक है। और जो आपके एक तरह से जो स्टूडेंट लाइफ तो भी मान के चलो खत्म हो चुकी है, एक तरह से जो आपके ऑर्गेनाइजेशन यानी कंपनी लाइफ आपकी स्टार्ट हो चुकी है, जहाँ पे आप जॉब करना चाहते हो। तो आपको क्या करना चाहिए, आप घर पे तो चलो चल भी जाएगा, पर वहां पे अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, चाहे किसी संस्था में आप काम कर रहे हो, तो प्रॉपर आपको क्या करना है, रेगुलर अपने जो आपके नेल से जो नाखून है, उसको प्रॉपर आपको काटना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। Question number 5. During interviews, we should express our views dash. Option number 1 clearly, option number 2 in a haste, option number 3 aggressively, and option number 4 none of these. आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहाँ पे वो लोग सबसे पहला क्वेश्चन क्या करेंगे, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल मी योर फ्यूचर प्लान्स। तो आप जब अपने बारे में बताएंगे देन उसके बाद वो बोलते हैं टेल मी योर फ्यूचर प्लान्स। तो आपको कैसे वो क्लियरली बोलना है कि मेरा फ्यूचर प्लान्स ये है, आई वांट टू बी वॉट एवर लाइक मी, मैं फैशन डिज़ाइनर। और फिर आप लोग पूछेंगे कि आप ये चीज़ें क्यों कर रहे हो, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अभी के लिए ना मुझे कुछ एक्सपीरियंस चाहिए फॉर माई फ्यूचर रिक्वायरमेंट। तो आपको कैसे क्लियरली बोल देना है कि मेरा जो भी डेस्टिनेशन है उसके लिए मैं ये चीज़ें कर रही हूँ। ऐसा नहीं रहना चाहिए कि मैं अभी बस कुछ सोचा नहीं फ्यूचर का इसलिए मैं अभी जॉब करने आई हूँ, तो सामने वाले को कैसा फील होगा कि ये सिर्फ टाइम पास करने के लिए जॉब में आ रहा है। देन इन हेस्ट मतलब कैसा, थोड़ा हिचकिचा कर अगर आप कोई भी चीज बोलोगे तो उसको ऐसे ही लगेगा ना कि वो टाइम पास करने आ रहा है, इस बंदे को कोई इंटरेस्ट नहीं है इस जॉब में। देन एग्रेसिवली, अगर आप कुछ गुस्से में या कुछ एकदम घमंडी में बोल रहे हो आप कि नहीं मैं तो बस ऐसे ही आया हूँ, मुझे बस ऐसे जॉब करना है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आपका जो भी व्यूज है वो आपको क्लियरली बोलना है कि आई एम हार्ड वर्किंग, मुझे ये चीजें लर्न करनी है, मुझे अपना प्रोग्रेस बढ़ाना है, ये सारे व्यूज आपको क्लियरली बोलना है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, क्लियरली। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। देखो क्या, जब इंटरव्यू में जाते हो ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन उनका क्या होता है कि आप मेरे कंपनी में जॉब क्यों करना चाहते हो। ऐसी तो बहुत सी कंपनियां हैं, पर आपने मेरे कंपनी में जॉब करने के लिए क्यों सोचा, सबसे पहला क्वेश्चन ये है। तो हम गलती क्या करते हैं वहां पे, कि हमें जॉब चाहिए, हमें पैसा चाहिए, और जो मेरी फील्ड है, इस फील्ड के अकॉर्डिंग कंपनी आपकी है। जैसे कि सपोज करो आपने किसी ब्रांच से किया, तो अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग तो जाओगे कंपनी में। आपने इलेक्ट्रिकल से किया, तो जो इलेक्ट्रिकल कंपनी आप ऐसे मान के चलो कि उसी कंपनी में आप जाना चाहोगे। तो पहला क्वेश्चन का यही होता है कि आप मेरे कंपनी में जॉब क्यों करना चाहते हो। कहते हैं लोग पैसा कमाने के लिए, करने के लिए, पर आपको कुछ अलग ही बोलना है वहां पे, बिल्कुल क्लियर बोलना है कि सर मैं वही बंदा हूँ, मैं वही इंसान हूँ जो आपके कंपनी को हाई लेवल पे ले जा सकता हूँ। मैं वही, मेरे अंदर वो कैबिलिटी, मेरे अंदर कैपेसिटी है, मेरे अंदर वो चाहत है, मेरे अंदर वो लगन है, जिससे मैं क्या करूंगा, जो आपकी कंपनी के जो वीक पॉइंट है, चाहे जो भी चीज है, जो यहाँ पे अभी तक जो वीक थी, मैं इसको हाई लेवल पे ले जाऊंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इसको हाई लेवल पे ले जाऊंगा। जैसे कि ब्लूम्स बाबा ने क्या कहा था, ब्लूम्स बाबा ने कहा था जो आपकी लर्निंग है, मैं उसको हाई लेवल पे ले जाऊंगा। पर हाई लेवल पे ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको लो लेवल को पार करना पड़ेगा। ऐसे उन्होंने आपको क्या कहना है, किस कंपनी जो वीक पॉइंट है उसको मैं पकड़ूंगा और उसको खत्म करके मैं हाई लेवल पे ले जाऊंगा। ये काम बस मैं ही कर सकता हूँ। तो ऐसा कुछ आपको क्लियर ही करना है, कुछ ऐसा क्लियर उन्हें बातें बता देनी है सामने वाले को, कि बंदा आपके भी कॉन्फिडेंस में उसे ले लो अपने आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा, इसका इंटरव्यू लिया जा रहा था, जिसने बिल्कुल क्लियर है बिंदा, बिल्कुल क्लियर है बिंदा, फ्री फंड है ये, ठीक है। इसने बोल देगा ऐसे कि आप, मैं वही बंदा हूं जो आपके कंपनी को ग्रोथ कर सकता हूँ, एक हाई लेवल पे ले जा सकता हूँ, इसलिए मैं इस कंपनी में आया हूँ कि आपकी कंपनी को एक और मुकाम दे सकूं, एक हाई लेवल पे, हाई स्ट्रेंथ पे इसको ले जा सकूं। ऐसे नहीं बोलना है आपको कि नहीं मैं आपकी कंपनी में आया हूँ जॉब पैसे कमाने के लिए, और मेरी फील्ड की कंपनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Question number 6. Put others in an embarrassing situation by asking them to speak. If they don't want, it should be dash in a group discussion. Option number 1, never be done. Option number 2, always be done. Option number 3, good practice.
एंड ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दिस। सी अभी ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, देन आपने क्या किया, सामने वाले को ने एक बहुत वर्स्ट और एम्बेरेसिंग वाले सिचुएशन में डाल दिया कुछ बोलने के लिए। देन वो कैसा, वो इंसान बहुत हेजिस्टेट हो जा रहा है कि इन्होंने मेरे को ऐसी सिचुएशन में डाल दिया, अब मैं क्या करूं। देन उसके बाद आप बोले कि सॉरी मुझे तो ऐसा कुछ करना नहीं था, बट ये ऐसा हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। आपको, आप अगर ऐसी सिचुएशन में किसी को डालेंगे तो वो सामने वाले के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि वो कैसे, वैसे वो एम्बेरेस हो गया, देन उसके बाद वो हेसिस्टेट हो गया, देन आप उसके बाद बोलेंगे कि नहीं नहीं मैं तो ऐसा नहीं करना चाहता था। देन इसमें क्या, ऑप्शन नंबर 1 देखिए आप, क्या है, नेवर बी डन। हमें ऐसी कोई चीज नहीं करनी, हमें कभी किसी को किसी ऐसी सिचुएशन में नहीं डालना है कि वो एम्बेरेस हो जाए, देन उसके बाद हम लोग ऐसा सिंपैथिक जैसा फील करवाए उसको कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, नेवर बी डन। तो आपको क्लियर हो गया। देखो क्या होता है, जब भी हम कोई बात करते हैं ना किसी से, तो हम उसके बारे में उसे पता नहीं होता, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या होते हैं, फ्रैंक होते हैं। तो ऐसे क्या करो, किसी से अगर बातें कर रहे हो तो आपको एक ऐसा वर्ड नहीं बोलना चाहिए उसको क्या होता है, एक तरह से दिल पे ले ले, ठीक है। दिल पे ले ले, ये बात तो आपको अच्छे समझ में आते हो, क्योंकि हर कोई तीसरा बंदा यहाँ पे हर बात दिल पे ले लेता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी बातें नहीं बोलना चाहिए उसके सामने कि वो बंदा उस बात को एक्सपेक्ट नहीं किया कि आप उससे बोलोगे। अब बोलने के बाद फिर लास्ट में क्या करोगे, क्या बोलोगे, नहीं मैं ऐसे बोलना नहीं चाहता। तो ऐसे वर्ड आपको यूज करना ही नहीं है, ऐसे काम आपको करना ही नहीं है जो सामने वाला क्या हो, बंदा आपके बात से थोड़ा सा एक तरह से अनसेफ, अपने आप को एक थोड़ा सा शर्मनाक की तरह से महसूस करे, ठीक है, कि आपने क्या बोल दिया, उसने क्या सुन लिया। ओके, तुम्हें लगनी जैसे में कुछ और है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। Question number 7. Effective time management leads to option number 1 increased productivity to achieve goals. Option number 2 decrease the manage stress. And option number 3 better work life balance. And option number 4 all of these. So अभी आपको यहाँ पे क्या बताना है कि जो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट है वो क्या क्या चीजें लीड करता है। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है तो आपका जो, आपकी जो कंपनी है उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो कैसा बढ़ेगा, एंड आपका जो भी टारगेट है या जो भी अचीवमेंट्स है वो आप कैसे करेंगे, जो भी गोल्स है उसको अचीव कर लेंगे। देन सेकंड ऑप्शन में क्या बताया, डिक्रीज एंड मैनेज स्ट्रेस। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आप जा रहे हैं, आपकी सारी चीजें फ्लो में चल रही है, तो आपका जो भी स्ट्रेस रहेगा वो कैसे डिक्रीज होते जाएगा, कम होते जाएगा। देन थर्ड क्या है, बेटर वर्क लाइफ बैलेंस। जब आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो रही है, आप सारे गोल्स अचीव कर रहे हैं, आपका जो स्ट्रेस है वो एकदम मैनेज हो रहा है, कम होते जा रहा है, देन आपकी लाइफ कैसी वो बैलेंस हो जाएगी, एंड आपके काम को कैसे बहुत ही अच्छा एक्सप्लोरेशन मिलेगा। तो आपको ये इसमें ये तीनों चीजें कैसे बहुत ही अच्छी है, तो इसमें आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। ये टाइम मैनेजमेंट को कैसे लीड्स कर रहा है ये चीजें। तो देखो आपको क्लियर हो गया। देखो क्या है, अगर आपने क्या किया, टाइम मैनेजमेंट को बिल्कुल बेस्ट बढ़िया तरीके से कर रहे हो, ठीक है, तो क्या चीज को लीड करेगा। तो देखो आपने टाइम मैनेजमेंट को बिल्कुल बेस्ट किया है। कोई भी आपने को काम दिया गया, अगर आपको कोई काम दिया गया तो आपने कोई गोल सेट किया है, अगर टाइम के अकॉर्डिंग कर रहे हो, तो जो आपका गोल है क्या होगा, एक तरह से आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। और एक तरह से हर काम देखो क्या होता है, जैसे कि अभी आपके एग्जाम है, सीआईटीएस है, तो आपको लेसन प्लान, डेमो प्लान आपको मिले बनाने के लिए। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं किया, अगर सही टाइम पे आपने क्या किया, लेसन प्लान, डेमो प्लान बनाया नहीं, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर क्या आएगा, स्ट्रेस आ जाएगा। ओके, स्ट्रेस आप महसूस करोगे। अगर आपने क्या किया, हर काम को प्रॉपर सही टाइम पे अगर मेंटेन कर लिया आपने, तो कहीं ना कहीं जो आपकी स्ट्रेस है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जैसे सपोज करो अभी आप लेसन प्लान देने जाओगे, तो अगर टाइम मिल गया, जैसे कि आपको टाइम तो मिलने वाला है नहीं वहां पे, क्योंकि डिपेंड ये करता है क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मिलता है। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो 3-4 मिनट मिला था, मैं डेमो के लिए 2 मिनट मिला था, और लेसन के लिए 4 मिनट मिला था। तो क्लास के स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है। तो अगर अगर 5 मिनट आपको मिल गया, अगर उस 5 मिनट में जो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर है, जो टीचर है, जो बातें सुनना चाहते हैं, अगर आपने वही बातें उसको बता दिया, तो आपने क्या किया, सही टाइम पे अपने आप को यूटिलाइज कर लिया आपने, ठीक है। सही टाइम पे क्या किया, जो आपके नॉलेज था उसको अपने यूटिलाइज कर दिया, यूज में लेके आ गए। तो इससे क्या हुआ कि आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होगा, कि आपकी जो मेहनत थी उसे सही टाइम पे आपने यूज करके दिखा दिया। तो आप यहाँ पे क्या, जो स्ट्रेस जो पहले आपके दिमाग में बना था कि गलत होगा ये चीज, इस टाइप से आप स्ट्रेस से फ्री रहोगे और सही काम होगा आपका। ऑप्शन सी वही आपका, एक तरह से जो आपकी लाइफ है वो बैलेंस बनी रहेगी, बेटर बनी रहेगी। तो मुझे लग नहीं रहा इसमें कोई दिक्कत है। टाइम मैनेजमेंट तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, क्लियर हो गया होगा सभी को, ऑल इसका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ऐसा नहीं है, टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि अगर 12 बजे काम है, आपका लेसन प्लान दिया हुआ है, आपको 1 बजे तक दे रहे हो, फिर आपसे पीछे पीछे खींच के लेके आओगे, नहीं मैं टाइम को पीछे करूंगा फिर करूंगा। तो ये टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये चीज नहीं होता कि आप टाइम को पीछे कर दो, इसलिए और नहीं होता क्योंकि एक गरीब बच्चा हो चाहे एक अमीर बच्चा हो, ठीक है, एक टीचर हो चाहे आपके एक ट्रेनर हो,
हर किसी को टाइम सेम मिलता है, ठीक है। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या किया, 24 आवर्स को कैसे अपने यूटिलाइज किया, कैसे अपने लाइफ में यूज में लेके आए। सभी को एक बराबर मिलता है, ठीक है, चाहे अंबानी हो चाहे आप हो, सभी को सेम टाइम मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप पीछे खींच के लेके आओगे तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए। Question number 8. Tools for time management are option number 1 calendars, option number 2 to-do lists, option number 3 project tracking tools and option number 4 all of these. टाइम मैनेजमेंट के टूल्स क्या क्या है अभी आपको यहाँ बताना है। हम लोग कैलेंडर आप अपनी डेली डायरी जैसी कोई भी चीज़ बनाते हो, या कैलेंडर हम लोग चीज़ों को कैसे डेट है या जो भी चीज़ें हम लोग उसमें कैसे सारी चीज़ें नोटिफाई करते रहते कि ये चीज़ है, मुझे यहाँ पे ये लिख देना, इस चीज़ के बाद मुझे ये 1 वीक जाने वाला है, 1 मंथ जाने वाला है, या मुझे जितना भी टाइम जाने वाला है। देन टू डू लिस्ट क्या होता है कि हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं, उसमें जो हम लोग के वर्क को प्रायोरिटी होता है वो चीज़ को हम लोग सबसे पहले करते हैं। देन धीरे 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 वो सारी चीज़ों का हम लोग लो से मतलब क्या करते हैं, हाई से लो पे जाते रहते हैं और टू डू लिस्ट उसको बोलते हैं। देन प्रोजेक्ट ट्रैकिंग टूल्स कैसे होता है कि जैसे हम लोग कैसे फैशन में ब्लूप्रिंट्स बनाते हैं हर चीज़ों के लिए, तो ब्लूप्रिंट्स बना लिया, देन उसको कट कॉपी ट्रेस ये सारी चीज़ें कर लिया हम लोगों ने। देन अब वो वैसे ही प्रोजेक्ट ट्रैकिंग टूल्स होता है। तो हम लोगों को ये सारी चीज़ें चाहिए, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। देन यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो कैलेंडर दिया हुआ है जिसमें हम सारी चीज़ें देखते रहते हैं कि कब हमारी छुट्टी है, उस छुट्टी के अकॉर्डिंग हमें वो पूरा का पूरा क्लोजिंग मंथ में सारी चीज़ें खत्म करनी है। डायरी पे हम चीज़ें लिखते रहते हैं और आप अपनी कॉलेज की डेली डायरी भी देखकर वो कर सकते हो। देन प्लानर में हम लोग लिखते हैं, प्लानिंग करते हैं सारी चीज़ें। देन बुलेट जर्नल भी ऐसे टू डू लिस्ट की तरह ही होता है। देन टू डू लिस्ट भी सेम ऐसे ही है। देन ऑर्गेनाइजर कैसा होता है, ये आप ब्लूप्रिंट जैसा बोल सकते हैं, प्रोजेक्ट ट्रैकिंग टूल जैसा, उसमें सारी चीज़ें आप ऑर्गेनाइज करके रखे हो, मुझे ऐसे ऐसे मेरे प्लान्स को एग्जीक्यूट करना है। नोटबुक में चीज़ों को थोड़ा सा लिखना है, एक्सप्लोर कर देना। देन फोन ऐप में ये सारी चीज़ें आप एक साथ रखकर भी आप क्या कर सकते हो, खुद को नोटिफाई करते रह सकते हो कि मुझे इस दिन पे ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है या मुझे इतने आवर्स में ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, खुद का टारगेट सेट करके। क्वेश्चन नंबर 9, कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 क्लियर, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट एंड ऑप्शन नंबर 3 कंप्लीट एंड ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दिस। आपके हिसाब से कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए। कम्युनिकेशन कैसा, क्लियर होना चाहिए। मैं जो भी बोल रही हूँ वो चीज़ें एकदम क्लियर बोलना चाहिए। अगर मैंने ऐसा बोला ऐसा, तो ये कैसा, ये क्लियर नहीं है, आपको इसमें कैसे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोलना चाहती हूँ। एंड करेक्ट होना चाहिए, मैं जो भी चीज़ें मैं बोल रही हूँ वो कैसा कम्युनिकेशन ऐसा करेक्ट होना चाहिए। अभी मैंने ऐसा कुछ बोल दिया कम्युनी, तो वो कैसा करेक्ट नहीं है, जो मैं स्पेल कर रही हूँ वो करेक्ट नहीं है। एंड कंप्लीट होना चाहिए। कोई भी सेंटेंस हम लोग फ्रेम करते हैं तो वो फ्रेम कैसा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। अगर वो कंप्लीट फ्रेम नहीं होगा तो हमें ना समझने में बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएगी कि एक्चुअली मुझे बोलना क्या है। तो इसकी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे तो जो मेंशन है ना आपका, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, क्लियर हो गया, करेक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर आप ध्यान से देखो तो कम्युनिकेशन को बेस्ट करने के लिए हम कौन सा टेक्निक यूज करते हैं, हम करते हैं 7C। कौन सा यूज करते हैं, 7C। चलो मैं आपको 7C पे लेके चलता हूँ, ठीक है, आपको मजा आने वाला। ये लो 7C में आपके सामने लेके आ गया। तो 7C में क्या होता है, आपका नाम से मेंशन है यहाँ पे। नाम क्या, 7C। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब का ये हुआ कि 7C में आपका जो सी है आपका 7 बार यूज होगा। कितने बार, 7 बार यूज होगा। और हर बार इसके जो मीनिंग निकल के आएगा हमेशा अलग निकल के आएगा। क्या, हमेशा अलग निकल के आएगा। पहला क्या आपका क्लियर, जो भी बात आप कह रहे हो बिल्कुल बात आपकी क्लियर होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने क्या किया, आधा अधूरा बोल के वहां पे निकल गया, ऐसा कुछ नहीं करना आपको। जो भी बात कर रहे हो बिल्कुल आपको जो आपके आवाज है, जो बातें करना चाहते हो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दूसरा कंप्लीट, जो बात आप बोल रहे हो बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने क्या किया, आधा शब्द यूज किया फिर आधा आप चुप हो गए, तो ऐसा नहीं करना है। सपोज करो आप किसी कुछ नाम लेना चाहते हो तो नाम भी आपको पूरा कंप्लीट लेना है। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा नाम लेकर आपने छोड़ दिया। तीसरा क्या आपका यहाँ पे करेक्ट, जो चीज आप बताना चाहते हो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। क्या, करेक्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं आपने क्या किया कि आपने अपने बातों को सही करने के लिए आपने क्या किया, आधा अधूरा वर्ड आप यूज कर दिया, करेक्ट चीज आपने बताया नहीं वहां पे। और चौथा क्या आपका कॉन्साइज मतलब जो कंटेंट आप बता रहे हो सामने वाले को, जो कंटेंट सामने वाले को बता रहे हो, आपने ऐसा नहीं किया कि आपने 1 घंटे के साथ उसके साथ आपने कम्युनिकेशन किया और सामने वाले बंदे को
पता ही नहीं चला, उसे पता ही नहीं चला कि आप उसे बताना क्या चाहते हो, तो भाई ऐसे कम्युनिकेशन करने का क्या फायदा हुआ जिसको उसे पता ही नहीं चला कि आप उसे बताना क्या चाह रहे थे। तो जो भी आप कम्युनिकेशन करो, आप ये मान के चलो उसको ब्रीफ में बताओ। क्या? एक ब्रीफ में बताओ। ब्रीफ में अगर समझ गया वो, ठीक है, अगर ब्रीफ में समझ गया, फिर आपको क्या करना है, उसको एक्सप्लेन करना अच्छे से। पहले हमें क्या करना है, एक्सप्लेन नहीं कर देना हमें उसको डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब अगर समझ गया हो, तो अब उसका अगले स्टेप में क्या करना है, उसको अंडरस्टैंडिंग कराने के लिए आपको क्या करना है वहां पे, तो आपको एक्सप्लेन करना है। इसलिए तो पहले हमारा नॉलेज आता है, फिर हमारा अंडरस्टैंडिंग आता है। पांचवा यहाँ पे क्या, कर्टियस। यानी कर्टियस का मतलब क्या हो गया, देखो क्या होता है क्लास में जब पढ़ाते हो या किसी से कम्युनिकेशन करते हो, सामने वाला बंदा ना थोड़ा सा अगर गलत बोल दिया तो आप हाइपर होने लगते हो, ठीक है, आप हाइपर होने लगते हो। तो आपको ऐसा चीज नहीं करना, आपको विनम्रता से एकदम आराम से उसके बातों को सुनना है, फिर आपको जवाब देना है। और जो छठा ये चीज है आपका, छठा कम्युनिकेशन का जो सी है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। क्या? बहुत बड़ा रोल होता है इसका। बड़ा रोल कैसे होता है कि एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता। देखो जो आपका डेलकॉन एक्सपीरियंस है, उसमें दो चीज आपका कंक्रीट है और आपका एब्स्ट्रैक्ट है। तो जो बात बता रहे बिल्कुल कंक्रीट होना चाहिए। जैसे कि आपने बताया कि भारत ऐसा है, तो उसको भारत पता थोड़ी चलेगा कि धरती कैसी है। आपने क्या किया, ग्लोब दिखा दिया उसको। उसने जब ग्लोब देखा तो उसको पता चल गया कि जो इंडिया है, चाहे आपका विश्व है, आपका ऐसा दिखेगा। तो उसको बिल्कुल जो बात बता रहे हो बिल्कुल कंक्रीट होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। और जो भी बात बोले कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोलना है। कैसे बोलना है? कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है आपको। और लास्ट क्या है आपका, कैंडिडेट। कैंडिडेट मतलब क्या होता है कि अगर आप इंस्ट्रक्टर हो तो सामने वाले से बात कैसे करना है, बिल्कुल फ्रैंक होकर बात करना है, बिल्कुल फ्री फ्रैंक होके होना है। कि यानी कि आपके उसके साथ एक फ्रेंडली होना चाहिए। फ्रेंडली होके अपने कम्युनिकेशन को एक बेटर तरीके से कर सकते हो। तो ये जो 7C आपका कम्युनिकेशन में हम यूज कर लेते हैं, और ये आपका बहुत बड़ा रोल होता है, आपके लाइफ में भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। Question number 10. Which of the following is a greeting wish? Option number 1, good morning. Option number 2, get well soon. Option number 3, happy journey. And option number 4, all of these. आप लोगों को ग्रीटिंग कैसे करते हो? सपोज आप मॉर्निंग में मिल रहे हो किसी से, तो आप कैसे बोलते हो गुड मॉर्निंग? अपने टीचर्स को, आपके पास जो भी सराउंडिंग में या एनवायरमेंट में, आप उनको मॉर्निंग में कैसे बोलते हो? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एंड गेट वेल सून, ये भी एक टाइप का ग्रीटिंग है। जब कोई बीमार होता है तो हम उसे कैसे बोलते हैं? गेट वेल सून बेबी। ऐसा बोलते हैं ना हम लोग कि आप जल्दी ठीक हो जाओ। देन कोई ट्रैवलिंग के लिए जा रहा है, कुछ लॉन्ग जर्नी के लिए, तो हम लोग क्या बोलते हैं? हैप्पी जर्नी। आप अपने टिकट्स देखेंगे, लोकल के टिकट, देन उस पर क्या लिखा रहता है? हैप्पी जर्नी। या कोई भी टिकट होती है, आप चाहे वो एयर के होंगे या फिर आपके लोकल्स के होंगे या मेट्रो के कोई भी टिकट होंगे, तो उस पर हमेशा क्या लिखा रहता है? हैप्पी जर्नी। तो ये सारे ऑप्शंस कैसे हैं? ग्रीटिंग के हैं। तो हम यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। सी इस इमेज में कैसे वो लेडी है, वो सबको कैसे ग्रीटिंग कर रही है, लाइक वो उनको हैंड शेक करके, हम लोग बोलते हैं ये फॉर्मली ग्रीटिंग करना होता है, लाइक हम लोग हैंड शेक करके जो भी हमारा डे चल रहा है उसके आगे हम लोग गुड मॉर्निंग या जो भी टाइम चल रहा है पीरियड, उसके हिसाब से हम लोग विश करते हैं। तो ये भी एक ग्रीटिंग हो गया। तो अभी को समझ में आ गया। देखो जब मैं स्कूल टाइप में था ना, स्कूल टाइम में तो मैंने बहुत ऐसे किया, हाथ मिलाया, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, अभी भी होता है। पर असली जो मजा है ना, जो फीलिंग आती है अंदर से, स्कूल टाइम में हो गया, कॉलेज लाइफ में हो गया, ठीक है, अपना हाथ मिलाया, इसी बहाने हाथ मिलाया और गुड मॉर्निंग गुड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जज्बाती नहीं होना। देखो क्या होता है यहाँ पे, विश आप कैसे विश कर सकते हो। अगर सुबह सुबह मिल रहे हो तो गुड मॉर्निंग हो गया। और किसी की तबीयत खराब, उससे अगर मिलने गए तो आपको क्या बोलना, उसका वहां पे बोलना कि आप जल्दी ठीक हो जाओगे। कोई अगर सफर करने जा रहा है, आप सपोज करो आपके दोस्त है कहीं जा रहे हो, उन्हें छोड़ने जा रहे हो, तो आपने बोला भाई जो आप एक तरह से ट्रैवल कर रहे हो उसमें आपका हैप्पी जर्नी, आपका जो ट्रैवल कर रहे हो बिल्कुल अच्छा हो। तो आप कैसे भी विश कर सकते हो, ठीक है। विश करने के आपके तरीके बहुत अलग अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। Verbal communication and business takes place through the dash. Option number 1, phone call conversation. Option number 2, face to face conversation. And option number 3, phone call conversation and face to face conversation. And option number 4, none of these. अभी यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन दिखाया गया है। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब यहाँ पे कैसे बातें हो रही है, वर्बली हो रहा है, कुछ ओरली हो रहा है कोई चीजें। तो हम लोग अभी आपने कहीं पे इंटरव्यू दे दिया तो वो लोग क्या बोलते हैं, या फिर आपको सपोज आपने कहीं पे अपना रेज्यूम या सीवी आपने कहीं पे अपलोड किया, तो वो लोग कैसे आपके जो सीवी पे कॉन्टेक्ट डिटेल होती है उस पर कैसे कॉल करते हैं, या फिर वो लोग इसके बाद बोलते हैं आप मिलने आओ, तो वो कैसा फोन कॉल में आ जा रहा है। देन आप कैसे, सपोज आपको कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है, मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के बाद क्या होता है कि वो लोग पहले फोन कॉल पे सारी चीजें, कभी कभी बहुत ज्यादा दूर हो गए तो वो लोग वीसी हो गया या ऑडियो कॉन्फ्रेंस हो गया, इन सारी चीजों पे भी वो लोग सारी चीजें कैसे
अटेम्प्ट कर लेते हैं दूर होने के बाद भी। देन फेस टू फेस कन्वर्जेशन आपका जो कॉन्फ्रेंस रूम में हम लोग वो जो भी करते हैं ऑडिट हो जाता है, वो सारी कैसे हो गई, फेस टू फेस कन्वर्जेशन हो गया। तो यहाँ पे कैसे दोनों चीज़ें टेक्स्ट क्या करती है, जगह लेती है, जो भी प्लेस लेती है। तो यहाँ पे फोन कॉल कन्वर्जेशन हो गया, फेस टू फेस। यहाँ पर हम लोग ने फोटो क्या दिखाई कि फेस टू फेस कन्वर्जेशन देखो, दोनों यहाँ पे कैसे बिजनेस मीटिंग हो रही है, सपोज दे बोथ आर टॉकिंग टू ईच अदर। देन इस इमेज में आप देखेंगे तो यहाँ पे कैसा है, ये जो येलो टी शर्ट में वो कॉल पे बातें कर रहा है। देन जो यहाँ पे लेडी खड़ी है, आप इसको मीडिया चैनल कुछ भी समझ सकते हैं, या इसके थ्रू बात कर रहे हैं हम लोग। देन ये जो ब्लू में है वो कैसा लैपी लिए हुए। देन उसमें भी कैसा हम लोग फोन टाइप में, अभी यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंस जैसी कोई भी चीज हो सकती है। आप कैसे एक किसी मीडिया के थ्रू आपका कैसे कन्वर्जेशन हो रहा है, यहाँ पर ये दिखा रहा है। ओके, the question number 12, the term communication is derived from the Latin word dash which means to share. सी यहाँ पर कैसे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, कम्युनिज, ऑप्शन नंबर 2 कम्युनिका, एंड ऑप्शन नंबर 3 कम्युनी, एंड ऑप्शन नंबर 4 कम्युनिटी। सो कम्युनिज का मतलब क्या होता है, कॉमन होता है। कम्युनिकेयर, कम्युनिकेशन किसे इम्पार्ट हुआ है, किसे कम्युनिकेयर से हुआ है। कम्युनिकेयर का मतलब क्या होता है, शेयर और इम्पार्ट होता है। देन उसका दूसरा मीनिंग क्या होता है, कॉमन होता है। तो कॉमन का मतलब क्या होता है, कम्युनीज होता है। कम्युनीज मतलब क्या होता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि हम लोग जो भी चीजें है वो चीजें कॉमनली या इंडिविजुअली जो चीजें हम लोग समझ ले रहे हैं या उसको शेयर कर रहे हैं, वो चीज उसका मतलब क्या होता है, कम्युनीज होता है। कॉमन अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं ना हम लोग, उसका मतलब क्या होता है, कम्युनीज होता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो कम्युनीज होगा। ठीक, सभी को क्लियर होता है कम्युनिकेशन क्या होता है। आपका लैटिन शब्द आपका कम्युनिकेट से बना हुआ है, और कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है, टू मेक कॉमन, यानी जो चीज आपका हर चीज में कॉमन होता है। और जो कॉमन शब्द है आपका, इसका अगर मतलब निकाला, जिसका बोलते हैं कम्यून बोलते हैं इसको, ठीक है, कम्युनिक बोलते हैं इसको। तो सब आपका देखो, आपको कुछ भी कम्युनिकेट भी आपका ऑप्शन मिल सकता है आपका, ठीक है, कम्युनिज में भी आपका ऑप्शन मिल सकता है। तो आपको दोनों में से एक ही ऑप्शन मिलेगा। तो आपको सही चीज आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना है, पर यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। question number 13, an effective communication must have dash, option number 1 sender, option number 2 receiver, and option number 3 message, and option number 4 all of these. I don't think so यहाँ पे किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी, बिकॉज यहाँ पे सबको पता है कि कम्युनिकेशन में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। सेंडर चाहिए होता है, रिसीवर चाहिए होता है, देन मैसेज चाहिए होता है कोई भी कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा ऑल ऑफ दीज। इस इमेज में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, एक सेंडर है, सेंडर ने क्या किया, वो जो भी हमारा मैसेज, जो भी उसका मैसेज रहेगा उसको एनकोड करके किसी चैनल के थ्रू उसने सेंड कर दिया। देन उसका जो रिसीवर है वो उसको डिकोड कर रहा है। डिकोड करने के बाद जैसे उसने डिकोडिंग कर लिया, डिकोडिंग करने के बाद वो उसका फीडबैक दे रहा है। फीडबैक देने के बाद वो कैसे कंप्लीट होके सेंडर के पास फिर से जा रहा है। तो यहाँ पे कैसे कम्युनिकेशन कंप्लीट हो रहा है, आप यहाँ ऑप्शन नंबर 1 में देखेंगे तो यहाँ पे सेंडर है, ऑप्शन नंबर 2 रिसीवर, यानी यहाँ पे रिसिपेंट जो दिया हुआ है उसका मतलब हो गया रिसीवर। देन मैसेज मतलब चैनल, यहाँ पे आपको दिख रहा है जो रेड कलर का दिया हुआ है। तो हम लोगों को क्या चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने के लिए, जो भी इफेक्टिव होने के लिए कम्युनिकेशन को। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। देखो सेंडर क्या है, सेंडर जो सोर्स होता है, आपको क्या होता है, जो सोर्स, जो इसका जो मैसेज जो भेजता है ना, सेंडर क्या होता है, सोर्स। यानी कि सेंडर के दिमाग में क्या आया, कोई मैसेज आया, ठीक है, कोई मैसेज आया, यानी कोई थॉट आया, कोई आइडिया आया, उसने क्या किया, उस मैसेज को उसने एक नाम दे दिया। उसने उसने क्या किया, उस मैसेज को इनकोडिंग कर दिया, यानी कि एक लैंग्वेज में उसको क्या किया, उसने कन्वर्ट कर दिया। और कन्वर्ट करने के बाद क्या किया, उस मैसेज को एक चैनल के माध्यम से, एक मीडियम के माध्यम से चीजों को क्या किया, उसने भेजा। अब आप मैंने क्या किया, एक मीडिया के माध्यम लिया मैंने, और आपके इस मैसेज को मैंने क्या किया, ट्रांसमिट किया। अब ट्रांसमिट किया तो आपके पास गया, आप क्या रिसीवर होता है, आप क्या करोगे, उसे रिसीव करोगे। रिसीव करने से पहले क्या करोगे, उस मैसेज को क्या करोगे, डिकोड करोगे, यानी कि अपने लैंग्वेज में उसे समझने की कोशिश करोगे। फिर आपने अगर समझ लिया तो फिर आप मुझे क्या करोगे, फीडबैक दोगे। क्या करोगे, फीडबैक दोगे। तो ये पूरा एक तरह से कम्युनिकेशन एक पूरा चैनल होता है। पेपर में कभी आपसे चैनल भी पूछ लेता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 14 डैश,
is a communication between two or more person wherein the intended message is successfully delivered, received and understood. क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम वैसे ही था, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, और यहाँ पे भी हम लोग को बस ये बताना है कि कम्युनिकेशन कंप्लीट होने के बाद वो क्या हो जाता है. ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन. ऑप्शन नंबर 2 एंडेड कम्युनिकेशन. ऑप्शन नंबर 3 क्लोज्ड कम्युनिकेशन एंड ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दीज. सो आप अगर ऊपर 13 वाले क्वेश्चन की बात अगर आप कर रहे हो तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसा होता है कि उसमें क्या क्या चीजें होती है, सेंडर होता है, रिसीवर होता है, देन मैसेज होता है, देन उसमें फीडबैक होता है, वो सारी चीजें होती है. देन वो चीजें जब डिलीवर हो जाती है अच्छे से, देन फीडबैक अच्छे से मिल गया तो वो क्या होगा, एक कम्युनिकेशन कैसे कंप्लीट हो गया, देन वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक पार्ट हो गया. तो वो यहाँ पे क्या हम लोगों को बस वही चीजें बतानी है. तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन का क्या हो गया, एक टाइप का डेफिनेशन हो गया. यहाँ पे कैसे इंटेंडेड मैसेज इज सक्सेसफुली, जो भी मैसेज है वो डिलीवर बहुत अच्छी तरीके से हो गया, देन रिसीव भी हो गया, समझ में भी आ गया. एंडेड कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन खत्म हो जाना, क्लोज मतलब वो पूरा बंद हो गया. तो ये चीजें तो नहीं होगी. यहाँ पे क्या आंसर होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन. देखो यहाँ पे अगर बात करें तो अगर पीओटी में क्वेश्चन आपका देखा जाए तो 2019 वाले में भी है और 18 में भी मेंशन है. क्या मेंशन है कि आपका जो कम्युनिकेशन है, क्या आपका जो कम्युनिकेशन इफेक्टिव कब माना जाएगा, बेहतरीन कब माना जाएगा, बेस्ट कब माना जाएगा, कि जो आपने कम्युनिकेशन किया, जो मैसेज दिया, जो इंफॉर्मेशन दिया, सामने वाले ने क्या किया, उस मैसेज को रिसीव किया, उसने क्या किया, उस मैसेज को रिसीव किया उसने, और रिसीव करने के बाद अगर आपके मैसेज को अंडरस्टैंड उसने कर लिया, समझ लिया, तो आप उससे क्या कहोगे, आप कहोगे कि जो आपने कम्युनिकेशन करना चाह रहा था बिल्कुल इफेक्टिव तरीके से हुआ. तो ये क्वेश्चन आपका वही मेंशन है. क्या मेंशन है, कम्युनिकेशन में आपने क्या किया, मैसेज को आपने डिलीवर कर दिया, सामने वाले पर्सन ने क्या किया, उस मैसेज को क्या किया, उसने रिसीव किया, और रिसीव करने के बाद आपके अगर मैसेज को अंडरस्टैंड कर गया, वो समझ गया, यानी कि क्या हुआ, आपका जो कम्युनिकेशन है बिल्कुल फुलफिल हो गया, कंप्लीट हो गया, इफेक्टिव तरीके से हो गया. तो वही क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा. ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं. और ये क्वेश्चन जो है आपका, ये प्रेम सर ने बहुत बार आपको समझाया है, तो मैं चाहूंगा कि सभी के सभी इसका सही जवाब देंगे. बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये. Question number 15. Dash listening is devoted for understanding the message of speaker as when we attend a classroom lecture. Option number 1 comprehensive, option number 2 critical, and option number 3 empathetic, and option number 4 appreciative. So अभी आपको यहाँ पे क्या बताना है कि जो भी हम लोग सुन रहे हैं, सुनने के बाद समझने के लिए यहाँ पे फोकस किस कहाँ पे देना है आपको. आप यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग पे अगर आप फोकस दे रहे हैं तो आपको इसका एक सिनोनिम्स पता चल रहा है कि इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है. अंडरस्टैंडिंग का सिनोनिम्स क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब आपने जो भी सुना, सुनने के बाद आप उसको समझ गए, वो अच्छे से डिलीवर हो गया, अच्छे से आप समझ गए. देन वो क्या हो गया क्लासरूम लेक्चर में कि हम लोग ने अटेंड किया, अटेंड करने के बाद जो भी मैसेज है स्पीकर ने आपको दे दिया, स्पीकर दे दिया, हमने सुन लिया, देन उसको हमने क्या किया, समझ लिया. जो भी समझना क्या हो गया, अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग का सिनोनिम्स क्या हो गया, कॉम्प्रिहेंसिव. यहाँ पे आपको फोकस किस पे दे रहे हो आप, अंडरस्टैंडिंग का जो भी सिनोनिम्स है वो क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, कॉम्प्रिहेंसिव. क्रिटिकल कैसा, हम लोग ना जब कोई चीज इवेल्युएट करते हैं तो वहाँ पे क्रिटिकल आता है. यहाँ पे टाइप्स ऑफ लिसनिंग देखो यहाँ पर दिया हुआ है. देन यहाँ पे क्या 4 टाइप्स दिए हुए हैं. फर्स्ट क्या है, एप्रिशिएटिव. एप्रिशिएटिव मतलब ऐसी लिसनिंग जिससे हम बहुत एंजॉय फील करते, लाइक हम कोई सॉन्ग सुनते या हम कुछ ऐसा जो हमारे जो माइंड को प्लीजर देता हो, जो उसे क्या बोलते हैं, एप्रिशिएटिव. देन एम्पैथिक क्या होता है कि कोई ऐसा इमोशनली कोई चीज होती है, वो चीजें अगर हम सुन रहे हैं तो वो कैसे किस में आती है, एम्पैथिक में आती है. देन कॉम्प्रिहेंसिव, अंडरस्टैंडिंग. यहाँ पे क्लासरूम लेक्चर बोला गया है तो क्लासरूम लेक्चर पे आपने फोकस किया, तो यहाँ पे चीजें समझना है हमें, वहाँ पे वो चीजें कैसे अटेंड करके समझना है. तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉम्प्रिहेंसिव. देन क्रिटिकल मतलब इवेल्युएट करना, जो इंटरव्यू में हो गया, इवेल्युएट करना, एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन, ये सारी चीजें किस में आती है, इवेल्युएशन में आती, इसमें क्रिटिकल में आती है. तो यहाँ पे आंसर क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव. देखो यहाँ पे क्या, जो हमारी लिसनिंग होता है, लिसनिंग और एक होता है आपका लिसनिंग. चलो लिसनिंग के बारे में बात करें फिलहाल यहाँ पे, ठीक है. लिसनिंग क्या होता है, लिसनिंग आपके अलग अलग टाइप होते हैं. जो मेन टाइप होता है आपके 4 टाइप, देखो ऐसा डिफाइन नहीं है कि 4 है, मैं यहाँ पे क्या है, पर जो मेनली आपके होते हैं 4 टाइप के होते हैं. पहला क्या होता है आपका अप्रिसिएटिव. इसमें क्या होता है, देखो जो काम है, जो चीज है, देखो यहाँ पे क्या लिसनिंग है, तो जो जो काम करो, कौन सा काम होगा आपका, लिसनिंग के, सुनने के काम करोगे. यानी जो चीज लिसनिंग करके आप एक तरह से इंजॉयमेंट करते हो,
खुश होते हो, प्लेजर होते हो, हम उससे बोलते हैं अप्रिसिएटिव लिसनिंग कहते हैं, ठीक है। तो जब आप समझ रहे इंजॉयमेंट आ रहा, यार कोई अगर कोई सॉन्ग सुन रहा है, क्या होता है बहुत से लोग क्या होता है गाना सुन के इंजॉयमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये कौन सी लिसनिंग हो गई, तो ये होगी आपकी अप्रिसिएटिव लिसनिंग होगी। अब दूसरा यहाँ पे बनता है, यहाँ पे दूसरा इसके बारे में बात करेंगे, अभी हम इस पे बात चलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव पे। कॉम्प्रिहेंसिव का क्या मतलब होता है, जब क्लासरूम में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्लासरूम में जब लेक्चर लिया जा रहा, तो वहां पे कौन सा लिसनिंग यूज होता है, वहां पे कौन सी लिसनिंग यूज होता है, तो वहां पे होता है आपका कॉम्प्रिहेंसिव। क्या कॉम्प्रिहेंसिव, क्यों, क्लासरूम में आपको अंडरस्टैंड कराया जाता है, आपको समझाया जाता है, आपको क्या आपको अंडरस्टैंडिंग कराया जाता है। तो आपको सब समझना है, यहाँ पे क्लासरूम लेक्चर आएगा, अंडरस्टैंडिंग आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कॉम्प्रिहेंसिव कराया जा रहा है आपके, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे क्या, इम्पैथिक। इम्पैथिक का मतलब क्या, देखो आपने एक चीज देखा होगा, जब आप हॉस्पिटल में जाते हो, हॉस्पिटल छोड़ो, आप अपने किसी दोस्त के साथ मिलते हो, उसको अगर कोई उसको अपनी कहानी बताता है, क्या मेरे साथ ये घटना घट गई, ये घटना घट गई, तो आप उससे मना नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि उसके साथ एक तरह से इम्पैथिक हो गए आप, ठीक है। एक ऐसी लिसनिंग होती है जिससे न चाह के भी आपको सुनना पड़ता है, क्यों सुनना पड़ता है, उसकी कहानी से आपका कहीं ना कहीं एक तरह से लगाव हो जाता है, आप एक तरह से उसके साथ इमोशनल आप जुड़ जाते हो, और इमोशनल उसको आप सपोर्ट करते हो, ठीक है। यानी कि अगला बंदा क्या है, अपनी प्रॉब्लम को, अपनी ऐसे दिल की बात को आपको बताना चाहता है जो आपके एकदम दर्द भरे है, ठीक है। तो आप उसके बात को न चाह के भी आप सुनना पड़ता है आपको। तो इस टाइप का जो लिसनिंग होता है एम्पैथिक लिसनिंग में आता है। और लास्ट क्या आपका क्रिटिकल। क्रिटिकल का क्या मतलब है, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन में ये पूछता है कि आपको यूलेट करने के लिए, चाहे इंटरव्यू में, क्या इंटरव्यू जो आप देने जाते हो तो वहां पे क्या होता है, आपके लेवल को जांच किया जाता है, आपको यूलेट किया जाता है, तो वहां पे कौन सा लिसनिंग होता है, तो वहां पे होता है आपका क्रिटिकल लिसनिंग। क्लासरूम है तो आपका कॉम्प्रिहेंसिव आ जाएगा, आपका इंटरव्यू है, आपको यूलेट किया जा रहा, क्रिटिकल आ गया, आप एंजॉय कर रहे हो, अप्रिसिएटिव हो गया, ठीक है। आप एक तरह से इमोशनल की जो चीजों से जुड़ गए, सामने वाले बंदे की आप सुनना नहीं चाहते हो, पर आपने क्या किया, उससे जब उसने बोलना स्टार्ट किया, तो न चाह कर भी आप उसके साथ जुड़ गए, आप उसके साथ इम्पैथिक बन गए, और उसके बातों को आपने सुनना स्टार्ट कर दिया। तो इस टाइप की लिसनिंग को हम क्या कहते हैं, इस टाइप की लिसनिंग को बोलते हैं हम इम्पैथिक बोलते हैं, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया यहाँ पे क्या क्लासरूम के बारे में बात कर, अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात कर रहा, तो आपको पता चल गया क्या होगा, कॉम्प्रिहेंसिव। सारे क्लियर कर दिया मैंने, कैसे भी क्वेश्चन आज आप कर ले जाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Question number 16. Dash is defined as the process that initiates, guides, and maintains goal-oriented behavior. Option number 1, motivation. Option number 2, attitude. And option number 3, aptitude. And option number 4, all of these. आप सभी संदीप महेश्वरी, विवेक बिंद्रा, आयन लेडी, बेयर ग्रिल्स, इन सबको जानते होंगे। ये सारे लोग क्या करते हैं, ये सारे लोग लोगों को मोटिवेट करते हैं। क्यों मोटिवेट करते हैं, ताकि वो जो भी लोग अपनी, जो भी उनके साथ जो भी हो रहा है, वो सारी चीज़ों से लोग कैसे एकदम बहुत टायर्ड हो जाते हैं, तो वो लोग कैसे अपनी सारी होप्स ना लूज कर देते, तो लूज कर देते, तो ये सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स क्या है, क्या करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आपका जो भी गोल्स है, आपका जो भी अचीवमेंट्स है, आपको वो चीज़ें कैसे अचीव करनी, इन सारी चीज़ों को लेकर वो क्या करते हैं, आपको मोटिवेशनल स्पीकर्स जो भी हैं वो आपको मोटिवेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या बताना है कि एक ऐसा प्रोसेस जो लोगों को इनिशिएट्स, गाइड्स, जो स्टार्टिंग करता है, जो गाइड करता है, या आपके जो भी गोल्स है उन सबको मेंटेन करके जो भी आपको आगे बढ़ने के लिए, जो आपको क्या करता है, कुछ ऐसी एक चीज़ है वो आपको क्या करता है, आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करता है, इनिशिएट करते रहता है। तो वो चीज़ क्या हो सकती है, एटीट्यूड। एटीट्यूड तो नहीं हो सकती है, एटीट्यूड तो आपका क्या हो सकता है, टेम्परेरी हो सकता है, कभी हाँ करना है कभी नहीं करना है। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड आपका हो सकता है जेनेटिकली, तो सारी चीज़ें तो आपको नहीं कर सकती। बट मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन मतलब हम लोग क्या करते हैं, जब हम चीज़ों के लिए एकदम बहुत रेडी हैं, खुद मोटिवेट, सेल्फ मोटिवेट हो जा रहे हैं, या किसी ने हमें मोटिवेट किया है, तो हम क्या सोचेंगे, वॉट एवर माई ड्रीम्स, मुझे क्या करना है, उसको अचीव करना है। तो यहाँ पे बस मोटिवेशन है, मोटिवेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस दैट इनिशिएट्स, आपको इनिशिएट करता है, गाइड करता है, देन एंड मेंटेन गोल्स ओरिएंटेड बिहेवियर। आपका जो भी गोल है, आपको जो भी है, उसके लिए आपको क्या करता है, गाइड करता है। Then question number 17, which of the following different theories of motivation has or have been proposed by psychologists? Option number 1, drive theory. Option number 2, instinct theory. And option number 3, humanistic
थियोरी एंड ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे आपको मोटिवेशन थियोरीज के बारे में बताना है कि वो कौन कौन सी थियोरी है जो लोगों मतलब साइकोलॉजिस्ट ने ना क्या किया है, आपके आगे प्रपोज किया है कि प्रपोज किया ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होती है, हमें मोटिवेट करती है। तो ड्राइव थियरी मतलब ड्राइव से नाम पता चल रहा है कि समथिंग इज लाइक ड्राइविंग, आगे बढ़ते जा रहा है, तो वो किस में आती है, ड्राइव। इंस्टिंक्ट थियरी, इंस्टिंक्ट्स मोटिवेशन थियरी जो हम लोग को इंटरनली आ जाती है, उसको इंस्टिंक्ट्स थियरी बोलते हैं। देन ह्यूमनिस्टिक थियरी क्या होती है, जैसे कि सारे स्पीकर्स आप लोगों को कैसे मोटिवेट करते हैं आपके अचीवमेंट्स के लिए, आपके फ्यूचर गोल्स के लिए, जब आप कोई भी होप लूज कर लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमनिस्टिक थियरी बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज है। क्वेश्चन नंबर 18, देयर आर डैश मेजर कंपोनेंट टू मोटिवेशन। अभी यहाँ पर आपको बताना है कि मोटिवेशन के कितने कंपोनेंट्स हैं, तो आंसर इसका 3 है। वो 3 कौन कौन से मोटिवेशन है वो अभी आपको बताते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 3 नेम्स दिए हुए हैं, वैसे शॉर्ट में एपीआई बोलते हैं। एपीआई एक्टिवेशन, प्रेसिस्टेंस एंड इंटेंसिटी। एक्टिवेशन मतलब क्या हो गया, व्हाई डू यू वांट टू गेट मोटिवेटेड, आप क्यों क्यों मोटिवेट होना चाहते हो, आप जो भी आपका गोल है उसके लिए आप मोटिवेट क्यों होना चाहते हो, एक्टिव क्यों जब आपको पता रहेगा कि आपको क्यों मोटिवेट होना है तभी आप आगे एक्टिव रहोगे ना अपने वो काम करने के लिए, इसलिए एक्टिवेशन बोला। देन प्रेसिस्टेंस, व्हाट मेक्स यू कंटिन्यूअस टू स्टे मोटिवेटेड। ऐसी सपोज आप कोई स्किल लर्न कर रहे हो और आपको वो चीज नहीं आ रही है, देन स्टिल यू आर डूइंग, स्टिल आप वो स्किल लर्न करते जा रहे हो, आप गिव अप नहीं कर रहे हो, तो उसको प्रेसिस्टेंस बोलते हैं कि वो चीज मतलब आपको सीखना है, मुझे सीखना है। सपोज किसी को फ्यूचर इंस्ट्रक्टर बनना है, तो फ्यूचर इंस्ट्रक्टर बनना मतलब ये कैसा बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, तो अगर आपको स्किल्स नहीं आएंगी तो आप कैसे लोगों को टीच कर पाओगे, तो वो आप कैसे हाईली मोटिवेटेड हो कि मुझे ये चीज सीखना है और सीखने के बाद ही मैं दूसरों को सिखा सकती हूँ, तो उसको प्रेसिस्टेंस बोलते हैं। देन इंटेंसिटी, हाउ ऑफन आर यू यूजिंग ऑफ मोटिवेशन, उस चीज को लेकर आप कितने इंटेंस हो, आप कितना बार बार आप उसको करते जा रहे हो, आप कितना जो भी आपका जिस चीज से आप मोटिवेट है उस चीज को आप कितनी बार करते जा रहे हो, और फिर मतलब बार बार क्यों करते जा रहे हो, यूजिंग अ मोटिवेशन। तो यहाँ पे क्या बताया गया, 3 मोटिवेशन के आपके कंपोनेंट्स है, एपीआई, एक्टिवेशन, प्रेसिस्टेंस एंड इंटेंसिटी। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आपको बस याद क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में एपी आपको याद करना है। ए से क्या हो गया आपका एक्टिवेशन। एक्टिवेशन मतलब क्या, कि देखो क्लास में जब आपको पढ़ाया जाता है ना, क्लास में आपको जब पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले आपको पर्पज बताया जाता है, ठीक है। आपको रेडी किया जाता है और रेडी करने के बाद आपको पर्पज बताया जाता है कि आपका पर्पज क्या है। अगर आपको पर्पज पता चल गया तो आप क्या हो जाओगे, एक तरह से एक्टिवेशन हो जाओगे और अपने गोल को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ जाओगे। तो पहला हमारा हो गया एक्टिवेशन। दूसरा क्या आपका, दूसरा आपका परसिस्टेंस, ठीक है। परसिस्टेंस में क्या होता है आपका, कि देखो आप जब आगे बढ़ते हो, जब आप आगे बढ़ते हो तो आपके सामने क्या बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है। पर अगर आपके अंदर अगर मजबूती है, अगर स्ट्रांग हो अंदर से, ठीक है, तो आप चाहोगे कि अपने गोल को प्राप्त करने के बाद ही आप पीछे हटो। बीच में कुछ भी पोजीशन हो जाए, कुछ भी सिचुएशन हो जाए, आपको पीछे नहीं हटना है। तो आपको कंटिन्यू क्या करना है, उस गोल पे फोकस करना है और आगे बढ़ते ही रहना है, ठीक है। और तीसरा क्या है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है कि आपको क्या बार बार यूज करना होता है, ठीक है। अक्सर क्या होता है कि आप चीजों को बार बार यूज करते हो, बार बार यूज करते हो जिस चीज को आपको पता है। देखो क्या होता है ना, बहुत से मोटिवेशन ऐसे होते हैं कि अगर आपने यूज किया तो आपको पता चल गया कि ये मोटिवेशन मैं दोबारा यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, ये चीज कर सकता हूँ, तो आपने क्या किया, इसको इंटेंसिटी में लेके आ गए, बार बार अपने यूज में लेके आ गए। तो इससे क्या होगा, आप हमेशा मोटिवेट रहोगे। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया 3 हमारे मेन कौन से मेजर कंपोनेंट्स होते हैं मोटिवेशन के लिए। तो आपके क्या होता है, एपी आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन है आपका इसी से रिलेटेड है और मैं चाहूंगा हर कोई इसका सही जवाब देना, हर किसी को सही जवाब देना। अगला क्वेश्चन बिल्कुल यही क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 19, is the continued dash is the continued effort toward a goal even though obstacles may exist। सो अभी आपको यहाँ पर क्या बताना है कि आपका जो भी गोल है, आपका जो भी टारगेट है, उसके लिए आप बहुत ज्यादा कैसे कंटिन्यूड एफर्ट डालते रहते हैं, तो भले से आपको मतलब कितना भी ज्यादा कोई भी ऐसा बोलते हैं ना फेलियर जैसी कोई भी चीज आ जाए तो आप उसके बाद भी क्या करते रहते हैं, आप कंटिन्यू जो भी एफर्ट है वो करते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, प्रेसिस्टेंस। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, इंटेंसिटी। एंड ऑप्शन नंबर 3 एक्टिवेशन। एंड ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दीज। सो आप अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में जा रहे हो तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, प्रेसिस्टेंस क्या होता है।
प्रेसिस्टेंस क्या होता है, जब आपको कैसे वो बता रहा है कि आपको क्यों करना है वो चीज, जब आपको पता है वो चीज क्यों करना है, तो उसके बाद आपको कितनी भी चीज प्रॉब्लम्स आए, आप क्या करोगे, उसे अवॉइड करोगे, देन आपका जो भी प्रोसेस है, जो भी एफर्ट है उसको लेकर आप उसे कंटिन्यू करते रहेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे। सो एंड एट द एंड क्या होगा, यू विल गेट योर गोल, यू विल अचीव योर गोल। तो यहाँ पर आपको वही बताना है कि प्रेसिस्टेंस इज अ कंटिन्यूड एफर्ट टुवर्ड अ गोल इवन दो ऑब्स्टिकल्स में एग्जिस्ट। कितने भी ज्यादा आपकी प्रॉब्लम्स आए, उन सब के आगे आप क्या कर रहे हो, कंटिन्यू एफर्ट डाल रहे हो, तो वो क्या है, प्रेसिस्टेंस है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। देखो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, कि आपके सामने कितनी प्रॉब्लम आते हैं, आप प्रॉब्लम के बारे में सोच न करके आप आगे बढ़ने के बारे में सोचते हो, तो क्या होता है, आपका परसिस्टेंस हो गया, ठीक है। इंटेंसिटी क्या है, कि आपको क्या करना है, आपको बार बार लेके आना, बार बार यूज करना है। और एक्टिवेशन क्या होगा, कि आपको क्या हो जाना है, एक्टिवेट हो जाना है। एक्टिवेट कैसे हो गए, एक्टिवेट तब हो गए जब चाहोगे, जब आप चाहोगे कि गोल होना, आप गोल को प्राप्त करना चाहोगे तो आगे बढ़ोगे, तब आप एक तरह से एक्टिवेट हो जाओगे। तो ये आपके वही आपका एपी आ गया आपका, ठीक है। ये तीन आपके तीन मोटिवेशन के तीन आपके मेन फैक्टर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन। Question number 20. Individually or organizationally, dash determines what is right and what is wrong. And doing what is right or wrong is what we mean by dash. तो अभी आपको यहाँ पे बताना है कि हम लोग जो भी कर रहे हैं खुद के लिए या फिर दूसरों के लिए, जो ग्रुप में है, जो भी चीजें हैं, तो वो सारी चीजों को हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं कि वो सही या गलत कैसे है। कोई भी चीज आपके आगे हो रही है, कोई भी मतलब एक्सीडेंट या इंसिडेंट हो रहा है, देन आप कैसे, इवेंट हो रहा है, देन आप उसको कैसे जज कर लेते हो, व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, वो राइट और रॉन्ग आप कैसे डिसाइड कर लेते हो। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया हुआ है, वैल्यू एंड एथिक्स। Option number 2, ethics and values, and option number 3, values and values, and option number 4, ethics and ethics. तो पहले मैं बता दूं कि values क्या होता है, ethics क्या होता है, पहले ये बताती हूँ। ethics क्या होता है कि ethics हम लोग की ना एक ऐसी फिलॉसफी होती है जो हम लोगों को ना बताती है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, हमें किस चीज़ों से बचना है, हमें किस चीज़ों के आगे रिक्वेस्ट करनी है, या हम लोग की जो मोरल क्वालिटीज़ या वैल्यूज़ होती है वो चीज़ें क्या किस में आती है, एथिक्स में आती है। मुझे मेरे मॉम डैड ने सिखा दिया कि मुझे ये चीज़ें सही है, ये चीज़ें गलत है, मुझे इस चीज़ के अकॉर्डिंग ऐसा रिएक्ट करना है। तो मुझे ये चीज़ें अभी तक मेरे अंदर है, बट सामने अगर कोई सिचुएशन हो रही है कि मुझे जहाँ पर जज करना है कि मुझे इस चीज़ के लिए सही करना है, मुझे इस चीज़ के लिए गलत करना है, तो वो चीज़ें कैसे वैल्यूज में आती है। तो सेम यहाँ पर क्या दिया है, इंडिविजुअली और ऑर्गेनाइजेशनली, जो अभी कोई चीज, कोई इवेंट हो रही है, जो मुझे खुद के लिए, दूसरों के लिए क्या करना है, डिटरमाइन करना है कि राइट और रॉन्ग क्या है, तो वो किस में आ गई, वो वैल्यूज हो गई। और वो वैल्यूज मैंने किसके, वो चीजें मैंने राइट और रॉन्ग किसके थ्रू मैंने सही किया, मेरे एथिक्स के थ्रू मैंने सही या गलत किया है, कि मेरे एथिक्स ने मेरे को बताया है कि इसकी वैल्यू सही है, इसकी वैल्यू गलत है। ठीक, तो तो आपको आंसर क्या है यहाँ यहाँ पे, वैल्यूज एंड एथिक्स। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। देखो क्या चीज है, मैं आपको इसको थोड़ा सा पीओटी के माध्यम से बताता हूँ, ठीक है। अब क्या है आपका ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आपका क्या अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज है। अब आपको क्या किया, नॉलेज में और आपको अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज में आपको बता दिया गया, अंडरस्टैंडिंग में आपको समझा दी गई क्या गलत है, क्या सही है, ठीक है। जो भी आप लाइफ में आगे बढ़ते हो, आपके लिए क्या चीज सही है, क्या गलत है, आपको नॉलेज दे दिया गया, ठीक है। आपको अंडरस्टैंडिंग करा दी गई, आप समझ गए कि गलत क्या है आपके लिए, सही क्या है। तो ये चीज क्या डिफाइन करता है, ये आपका एथिक्स होता है। क्या होता है एथिक्स, ये कहता है क्या गलत है, क्या सही है, ये आपको पता चल गया, किसी ने आपको अंडरस्टैंडिंग करा दिया, किसी ने आपको बता दिया, ये सब क्या आपका एथिक्स है जो आपके अंदर है। अब क्या है, आपको पता तो है कि ये सही है, ये गलत है, पर आपको पता कैसे चलेगा, आप चीज उसको आप किसी आप उसको डिटरमाइन कैसे करोगे, उसके पहचान, उसको आप निर्धारित कैसे करोगे। तो आपने क्या किया, जब नॉलेज को बिल्ड करके आप आगे चले गए, अंडरस्टैंडिंग को करके आप ऊपर चले गए, कहां पे चले गए, एप्लीकेशन पे चले गए। तो एप्लीकेशन में क्या करते हो, आप उसको यूज में लेके आते हो। क्या करते हो, आप उसको यूज में लेके आते हो, यानी कि क्या करोगे, आप उसको एक तरह से निर्धारित करोगे, एक तरह से उसको डिटरमाइंस करोगे, यानी कि आप उसको वैल्यूएट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, उसको वैल्यूएट कर रहे हो, यानी कि जो आपके वैल्यूज है ये आपको ये डिटरमाइन करेगा, ये निर्धारित करेगा कि क्या गलत है, क्या सही है, उसको आप खुद पहचान करोगे। इसमें क्या किया था आपने, एथिक्स में क्या किया था, ये तो आपके अंदर था, किसी ने आपको समझाया ये गलत है, ये रॉन्ग है, तो ये आपका एथिक्स है। पर आपने क्या किया, उसको यूज में लेके आए, उसको आपने खुद निर्धारित किया कि ये क्या क्या, जब आपने यूज में लेके आया आपने, तो आपको प्रॉपर पता चल गया कि हाँ ये चीज क्या है, क्या चीज नहीं है। तो जब आपका डिटरमाइंस, जब एक निर्धारित करोगे तो क्या होता है कि वैल्यूज हो गया, आपका वैल्यू हो गया आपका,
अगर आपका सही है गलत है तो ये आपके एथिक्स है। अभी एक दो क्वेश्चन आपके आपके सामने आएंगे, इससे क्या होगा आपको और क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, थिंकिंग डैश थॉट्स डिप्लीट्स योर एनर्जी डिजर्व्स। तो थिंकिंग, एक ऐसी थिंकिंग जो आपके ना जो डिप्लेट से जो भी आपके रिसोर्सेस है उसको क्या करता है, रिजर्व करके हो गया तो डिप्लीट्स करते हैं, लो करते जाता है। यहाँ पे क्या अब आपको बताने कि क्या लो करता है, किस टाइप की थिंकिंग आपके जो थॉट्स है उसको जो भी आपने रिजर्व। ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ दिस। सी, कोई भी चीज अगर नेगेटिव होगी तो वो क्या करेगी, आपका जो भी रिसोर्स है उसको ना एकदम कम कर, आपकी अच्छी चीजों को कम करके उस नेगेटिव चीजें भरती जाएगी। पॉजिटिव चीजें तो आपकी कोई भी चीजें वो तो बढ़ाएगी। आप अगर कुछ अच्छा लर्न कर रहे हो तो वो आपको क्या करेगा, वो आपको बहुत ज्यादा बढ़ाते रहेगा। गुड भी सेम पॉजिटिव में आ रहा है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा। जो आपके थॉट्स को क्या कर रही है, डिप्लीट्स करते जा रही है एनर्जी, जो भी आपने रिजर्व करके रखी है, जो आपकी आपकी जो अच्छी एनर्जी है उसको क्या कर रही है, वो लो करते जा रही है। तो यहाँ पे सभी को समझ में आ गया। देखो क्या हम बोलते नहीं कि हमेशा कि अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, अगर आपने गलत सोचना स्टार्ट किया तो आपके साथ गलत ही होगा। ओके, तो वही चीज है आपका, अगर आपकी सोच अगर गलत है, नेगेटिव है, तो आपके जो एक तरह से एनर्जी है आपके अंदर वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, जब आपकी सोच ही सही नहीं है तो आपकी एनर्जी कैसे आगे बढ़ेगी। इसलिए कहते हैं ना हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है तो हमारी जो सोच है हमेशा साफ सुथरी होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमारी जो थॉट है, जो थिंकिंग हमारी है, ये क्या है, हमारी गलत है, नेगेटिव है। भाई जब नेगेटिव रहेगी तो आपके एनर्जी भी कहीं ना कहीं तो कम होंगे वहां पे, जो एक तरह से आपकी एक्साइटमेंट था ये भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, Question number 22. Positive people will have dash self-confidence than negative people. Option number 1, more. Option number 2, less. And option number 3, same. And option number 4, none of these. सी सेम तो यहाँ पे नहीं होगा। पॉजिटिव पीपल है तो उसके पास ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, देन नेगेटिव है तो उसके पास थोड़ा सा कम ही रहेगा पॉजिटिव के आगे। वो अलग बात है कि उसके अंदर उस चीज को लेकर एरोगेंस हो सकता है, अग्रेसिवली हो सकता है वो कि मुझे हो सकता है। बट यहाँ पर अगर मैं पॉजिटिव हूँ, मुझे किसी भी चीज के लिए कोई काम दिया गया है तो मेरे पास ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, मेरे पास ज्यादा एनर्जी होगी, ज्यादा पॉजिटिव, जो मैं ज्यादा पॉजिटिव रहूंगी किसी नेगेटिव के आगे, कि कोई मुझे ना ऐसे पीछे नहीं कर सकता कि हाँ मुझे ये चीजें करनी है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, मोर होगा। बिकॉज हर किसी का ऑरा होता है, किसी का पॉजिटिव किसी का नेगेटिव, तो आपको कैसा अपना ऑरा पॉजिटिव रखना है। तो आपको तो समझ यहाँ में आ पे गया ये होगा, दोनों। ठीक है, आपको समझ में आ गया। देखो जो हमारे आस पड़ोस में जो लोग होते हैं ना, आपके अगर मैं बताऊं तो आपको लगता है दो टाइप के पर होते हैं, तीन टाइप के। कौन कौन से, पॉजिटिव, नेगेटिव, और एक होते हैं तीसरे वाले, उनको मतलब ही नहीं होता। तीसरे वाले का मतलब नेगेटिव, न्यूट्रलाइज के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या गलत हो रहा क्या सही हो रहा ना मतलब नहीं है, वो अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव थिंकिंग वाले जो लोग हैं उनका जो कॉन्फिडेंस है हमें क्या क्या होता है, हाई लेवल पे होता है। क्या होता है, हाई लेवल पे होता है। पर जिनकी सोच ही गलत है यार, अब ये बताओ क्या उनका कॉन्फिडेंस रहेगा क्या। कॉन्फिडेंस अगर रहेगा भी तो वो नेगेटिव एक थॉट के बीच में रहेगा उनका, ठीक है, नेगेटिव बातें में रहेगा उनका जो कॉन्फिडेंस है। तो पर अच्छी बातों के बारे में बात करें तो जो पॉजिटिव पीपल होते हैं, जो जिनकी सोच बिल्कुल अच्छी होती है, ठीक है, उनका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई लेवल पे होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Question number 23. Dash refers to the guidelines for conduct that address question about morality. Question number option number 1, ethics. Option number 2, values. And option number 3, corruption. And option number 4, none of these. So अभी यहाँ पे बताना है आपको कि कोई भी चीज है, आप जो भी बिहेवियर ये सब कर रहे हो, वो सारी चीजें यहाँ पे मोरालिटी पे अगर आप फोकस डाल रहे हो तो आपकी मोरल वैल्यूज किस में आ रही है, एथिक्स में आ रही है। जहाँ पे आपको ना वो जो भी चीजें दी हुई है उसके अकॉर्डिंग आप कैसे कंडक्ट करते जा रहे हो, जो भी गाइडलाइंस है कि आपको राइट या रॉन्ग के बारे में आपको पहले से पता है, तो वो किसके अंदर आ रहा है, वो एथिक्स के अंदर आ रहा है। देन यहाँ पे मोरल वैल्यूज दिया हुआ है, मोरालिटी दिया हुआ है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे एथिक्स आने वाला है। देन करप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, करप्शन मतलब सबको पता है कि ये इसका अपोजिट हो जाता है। देन देखो यहाँ पे इमेज में देख रहे हैं अगर हम, तो एथिक्स में क्या आ रहा है, एथिक्स में वैल्यूज आ रहा है, ओनर आ रहा है, आप चॉइस कर रहे हो चीजों को, देन कंसिस्टेंस कर रहे हो, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी,
एक एथिकल पर्सन ही कैसा रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। देन फेयरनेस मतलब इम्पार्शियल इन जजमेंट मतलब फेयरनेस होता है। देन आपको राइट या रॉन्ग क्या है वो चीजें आपको खुद से समझ में आ रही है, आप खुद से एनकोड कर पा रहे हो। ऑनेस्टी, आप कितने ईमानदार हो। देन प्रिंसिपल, आप खुद को लेकर कितने ज्यादा सेल्फ रेगुलेटेड हो। आपकी मोरल वैल्यूज, एथिक्स में मोरल वैल्यूज, आप अगर इमेज में देख रहे हो तो आप यहाँ पे मोरालिटी एंड मोरल ये दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या है? एथिक्स। Then question number 24. Dash differ from the person to person while ethics remain uniform. अभी आपको एथिक्स का मतलब तो पता चल गया। देन वैल्यूज में कैसा है कि आपको आपकी खुद के एथिक्स से आपकी मोरल वैल्यूज, आपका कैरेक्टर, आपकी सारी चीजें आपको पता चल गई कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। देन आपके आगे कोई सिचुएशन है, देन आपको कैसे वो चीजें को पता करनी है कि अभी मुझे ये चीजें राइट है या रॉन्ग है। तो मुझे वो चीजें किसके थ्रू पता चलती है? वो वैल्यूज के थ्रू पता चलती है। बिकॉज वो एथिक्स में मैंने खुद तक एनकोड ही किया है, वो चीजें अभी तक मेरे अंदर है। बट अगर मेरे आगे एक सिचुएशन आ रही है जिसमें मुझे चीजों को खुद से एक्सप्लोर करना है कि मुझे वो सही क्या है, वो गलत क्या है, वो चीजें अगर मुझे बतानी, उस चीज की वैल्यू रखनी है, तो किस में आता है? आपके वैल्यूज में आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 वैल्यूज आंसर। Then question number 25. Choose the correct option. A group of words that makes a complete sense or gives complete meaning is called a dash. Option number 1 sentence, option number 2 phrase, and option number 3 paragraph, and option number 4 story. So यहाँ पे क्या बोला है? A group of word. Focus, अगर यहाँ पे जो ऑप्शन दिया उन सबको बताऊं तो फ्रेज मतलब क्या होता है? फ्रेज मतलब इनकम्प्लीट सेंटेंस होते हुए भी जो कंप्लीट होता है उसे क्या बोलते हैं? फ्रेज। लाइक वो 2-3 वर्ड में कोई चीजें होती हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग कि वो फ्रेज हो गया। सपोज अभी आप अंबुजा सीमेंट का या अल्ट्राटेक सीमेंट का कोई भी रहेगा, उन सब के नीचे ऐसे कुछ लिखा क्या रहता है? द इंजीनियर्स चॉइस। ये कोई सेंटेंस नहीं है, ये फ्रेज है। पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द इंजीनियर्स चॉइस। मतलब आपको कोई चीज बता रहा है कि इंजीनियर्स की चॉइस है ये ब्रांड, ऐसा कुछ, उसे क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं। देन सेंटेंस मतलब क्या होता है? एक छोटे छोटे वर्ड्स दिए हुए, वर्ड्स को मिलाकर आपने एक लाइन लिख दिया, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सेंटेंस। एंड ग्रुप ऑफ सेंटेंस क्या होता है? पैराग्राफ होता है। ग्रुप ऑफ पैराग्राफ इज स्टोरी होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को किस पे फोकस डालना है? ग्रुप ऑफ वर्ड। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? सेंटेंस। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। देखो क्या सेंटेंस क्या है आपका, जब एक तरह से आप बनाते हो ना, ट्रांसलेट वगैरह करते हो, तो आपने देखा वहां पे आपका सब्जेक्ट भी आता है, ऑब्जेक्ट भी आता है आपका, और क्या आता है आपके? वर्ब भी आते हैं, आपका एडवर्ब भी आते हैं, नाउन आते हैं, प्रोनाउन आते हैं। मतलब सबके क्या होती है, आपने हर चीज को आपने क्या किया, सभी वर्ड को आपने जोड़ा, कंप्लीट किया, और कंप्लीट करने के बाद एकदम मीनिंगफुल जो बन के आया, तो हम उसे क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, अगर याद नहीं आ रहा तो आप ऐसा समझ सकते हो कि हमने क्या किया, सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को और हमने वर्ब को जब मिलाया, तो जो हमारा पूरा चीज जो कंप्लीट मिला, उसको मीनिंगफुल उसे हम क्या कहेंगे? तो हम उसको सेंटेंस कहेंगे। ओके, तो क्लियर हो गया। पिछला जो क्वेश्चन था इसका था आपके वैल्यूज था, यानी कि एथिक्स क्या था यहाँ पे? एथिक्स तो आपके हर आपके अंदर क्वालिटी हो गया, मोरल क्वालिटी हो गया, आपके अंदर क्या गलत है क्या सही है, आपके अंदर है। पर आपको दोनों के अंदर क्या होता है? हर लोग आपके अलग अलग होते हैं, हर इंसान क्या होते हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ क्या होता है, अलग आपको मिलता है, कुछ ना कुछ नेचर वाइज अलग होंगे, चाहे आप दिखने में अलग होंगे, हर चीज में क्या होता है? डिफरेंट होते हैं। पर किस चीज पर उनको अलग मानोगे आप? क्योंकि एथिक तो हर किसी के तो समान है ना वहां पे, हर किसी किसके अकॉर्डिंग आप अलग मानोगे? उनके वैल्यूज के अकॉर्डिंग, इनकी वैल्यूज क्या है, इनकी वैल्यूज क्या नहीं है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं? वो अलग होते हैं। तो आपको पता चल गया। तो आज हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। कल की क्लास में हम आपको 25 से लेकर 50 तक क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, लेवल 1 हमारा आज आधा कंप्लीट हो चुका है, कल इसको आधा कर देंगे, यानी कि कल आपका वीसीएस का भी, ये सॉफ्ट स्किल को भी हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। सॉफ्ट स्किल जैसा आपने कहा था, आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग हम लेके आ गए थे। और वो जो आपका था वीसीएस, यानी कि वर्क, आपका जो था आपका कैलकुलेशन जो था आपका वोकेशनल साइंस एंड कैलकुलेशन, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आपने देखा नहीं, इसको जाकर आप देख सकते हो। तो आज के लिए इतना रखते हैं। जो भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो। और जो मैंने आज दिन में टेस्ट लिया था उसके आंसर की मैंने रिलीज कर दिया है, तो आप अपना ईमेल आईडी चेक कर सकते हो। ठीक है, और आप देख सकते हो आपके कितने नंबर बने हैं, क्या है क्या चीज नहीं है, तो आप अपने ईमेल आईडी भी चेक कर सकते हो।
तो आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। अभी आपका WCS की क्लास होगी, फिर उसके बाद POT क्लास होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।